Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market news, but do remember that we don't address company-specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार की तरह हम आपके प्रश्नों को सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। India EU to relaunch free trade agreement talks after 9 years. Domestic stock markets register biggest weekly loss in 2 years. Both Sensex and Nifty fall over 5% during the week. And US stocks also post the biggest weekly decline in 2 years on interest rate worries. भारत और यूरोपीय संघ 9 साल के अंतराल के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजारों में 2 वर्षों की सबसे तीव्र साप्ताहिक गिरावट हुई दर्ज। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी 5% से अधिक के नुकसान में रहे और ब्याज दरों पर चिंताओं के चलते अमेरिकी बाजारों में भी 2 वर्षों की अधिकतम साप्ताहिक गिरावट हुई दर्ज। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 9 साल के अंतराल के बाद भारत और ईयू यूरोपीय संघ भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर फिर बातचीत शुरू करने वाले हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय आयोग के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने ब्रसल्स में स्थित ईयू के मुख्यालय में एक संयुक्त समारोह में निवेश सुरक्षा समझौते और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स से जुड़े एक समझौते पर बातचीत शुरू करने की भी घोषणा की है। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए है, क्योंकि ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2021-22 में भारत और ईयू के बीच वस्तु व्यापार 43.5% का उछाल दर्ज करते हुए रिकॉर्ड स्तर $116.36 अरब पर जा पहुंचा था। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डर लेयन की इस वर्ष अप्रैल में दिल्ली की यात्रा और हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा ने गति पकड़ ली और इसे वास्तविक रूप देने पर बातचीत के लिए स्पष्ट रोड मैप सुनिश्चित करने में मदद मिली। द्विपक्षीय व्यापार में बाधा डालने वाले बाजार प्रवेश से जुड़े मुद्दों के समाधान पर भी बातचीत होगी। तीनों समझौतों पर बातचीत का पहला चरण नई दिल्ली में 27 जून से 1 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष अभी तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौतों को पूरा कर चुका है। कनाडा और यूके के साथ भी एफटीए पर बातचीत चल रही है। विभिन्न देशों के साथ
एफटीए स्थापित करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाना भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संतुलित व्यापार समझौते स्थापित कर और वर्तमान व्यापार करारों को संशोधित कर देश की व्यापार और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। We've got our first caller online with us from Gurugram. Deepak, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. नमस्कार, मेरा शरद कोहली जी से क्वेश्चन है कि इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं या बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उससे क्या फर्क होता है और क्या ये बाकी सभी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अच्छा है इन्वेस्ट करना इसमें? देखिए दीपक, इंडेक्स फंड जो होता है वो जैसा कि नाम से विदित है कि जो इंडाइसेस होती हैं अलग अलग, उसके आधार पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो फंड्स चलाए जाते हैं उसमें वो निवेश करते हैं। उसके मूवमेंट से उसकी एनएवी डिटरमिन होती है। मान लीजिए आपने 100 इंडेक्स थी और आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया, कल को इंडेक्स 150 हो जाती है तो आपका जो एनएवी है वो 1.5 गुना हो जाएगा। ऑफकोर्स उसमें मैनेजमेंट फी वगैरह वो सब निकाल के, एंट्री एग्जिट लोग निकाल के, तो इंडेक्स फंड थोड़ा सा आजकल के माहौल में ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ा इंडेक्स फंड शायद ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। कुछ विशेष सेक्टर हैं, जैसे आईटी की बात करें हम और बात करें, तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट दिख रहा है, तो इसके मुकाबले इंडेक्स जो है वो रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल रहता है कि भाई आज बेरिश है तो आज पता है हमें 100 पॉइंट जाएगा, नीचे 200 पॉइंट जाएगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स। तो जब ये इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है दीपक, तो उस समय इसको इंडेक्स फंड कहते हैं। ये दूसरे म्यूचुअल फंड से इस तरीके से फर्क होता है क्योंकि वहां पर स्टॉक्स में लगाया जाता है। जी आइए अब चले देहरादून, जहां से हमारे श्रोता मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार कोहली जी को नमस्कार, मार्केट सिंह को नमस्कार। नमस्कार। तो मेरी टैक्सेबल इनकम 12 लाख के करीब है जी, और एफएनओ में मेरे को जो करीब 5 लाख का लॉस है, तो मैं इसमें कैसे क्लेम कर सकता हूँ? और नंबर 2, इसके लिए मेरे को क्या कोई ऑडिट भी करने की जरूरत है या सिंपल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही ये हो जाएगा? अच्छा, आप टैक्स का पूछ रहे हैं मोहन जी, आपने सीधा ही इनकम का जिक्र किया। आप देखिए, आपने कहा आपकी 12 लाख रुपए बाकी इनकम है और 5 लाख रुपए F&O से है। तो F&O की मैं ये मान के चल रहा हूं मोहन जी कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो F&O की आप टर्नओवर नहीं, मुझे आप प्रॉफिट बता रहे हैं। तो ये जो ऑडिट की जो आप बात कर रहे हैं ये टर्नओवर पर आधारित है। अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर रही है तो आपको पता होगा सेक्शन 44A(b) है इनकम टैक्स का, उसमें आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टोटल टर्नओवर कितनी है, प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, टर्नओवर के बेसिस पे इसको निकाला जाता है। और ये कुछ एंड में पूछ रहे थे पर नहीं हाँ बहुत, तो इसलिए इसको आप रिटर्न फाइल करिए। और अगर आप रिटर्न फॉर्म सोच रहे हैं कौन सा फाइल करें तो आपके लिए ITR 3 उचित रहेगा, पर टर्नओवर का पता लगना इसमें बहुत जरूरी है मोहन जी, उसको चेक कर लीजिए। जी फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय भारत भूषण। हेलो भारत, यस प्लीज। हाँ नमस्कार सर, प्रदीप को जी सवाल मेरा सरल से ये सवाल था सर। पिछले 2-3 महीने पहले मैंने आपसे पूछा था जी कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसा टोल फ्री नंबर स्टेट वाइज और एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लाए जिसमें किसान अपने सहूलियत के हिसाब से नंबर डायल करे, 1 2 3, फसल खरीदने के लिए 1 दबाएं, उर्वरक के लिए 2 दबाएं और बीज के लिए 3 दबाएं, इस तरह की फैसिलिटी आए। जी जी। और सर दूसरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पे रेगिस्तान का इतना बड़ा एरिया है, राजस्थान, थार और गुजरात के प्रदेश में जी, तो क्या वहाँ पे अरब कंट्री के तर्ज पे खजूर की खेती हो सकती है? संभावना है? जलवायु सही है वहाँ के लिए? धन्यवाद। तो देखिए भारत भूषण जी, पहला आपने पूछा है, आपका सुझाव है, प्रश्न तो नहीं है कि बिल्कुल, और कृषि मंत्रालय तक अगर हमारी आपकी आवाज पहुंच रही है तो जरूर उसको वो कंसिडर करेंगे। वैसे कृषि मंत्रालय की जेम आदि वेबसाइट्स पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, अभी फिलहाल ऐसी तो नहीं है कॉल सेंटर वाली। दूसरा आपने पूछा, देखिए जो थार डेजर्ट में जो वातावरण है, जो वायु है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मिडिल ईस्ट में आपको मिलता है जहां पर खजूर की काफी खेती होती है, पर जो थार डेजर्ट वगैरह में वहां पर उसको अनुकूल क्लाइमेट वैसा नहीं है। तो देखिए डेजर्ट मिट्टी तो वही है, पर उसको अनुकूल वातावरण भी चाहिए होता है, वो शायद पर्याप्त नहीं है। इस वजह से आपको भारत में खजूर की इतनी खेती होती नहीं दिखती है जितनी आपको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है,
तो यहां पर थोड़ा सा आबो हवा या मौसम कहें हम, उससे फर्क है खजूर की खेती के हिसाब से। जी, रेवाड़ी से जयपाल हैं हमारे अगले श्रोता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, पहले तो कोहली सर की नॉलेज को नमस्ते और मार्केट मंत्रा टीम को नमस्ते। कोहली सर, मेरा प्रश्न ये है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जी, अगर वो होम लोन लेता है और होम लोन अगर डिपार्टमेंट से लेता है या किसी सेंट्रलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक से लेता है जी, तो क्या दोनों पर टैक्स में रिबेट मिलती है? क्या जो डिपार्टमेंट से लेता है उसी पर ही टैक्स का प्रावधान है सर रिबेट में? जयपाल जी शुक्रिया पहले तो। और दूसरा, होम लोन देखिए आप कहीं से भी लेंगे, एक सेक्शन 24 है जयपाल जी इनकम टैक्स में, सेक्शन 24B है, आपको मैं और स्पष्ट बता देता हूं। उसके अंतर्गत आप 2 लाख का रिबेट इंटरेस्ट पे ले सकते हैं और प्रिंसिपल रीपेमेंट का भी आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। बिल्कुल आपने कहीं से भी लोन लिया हो, आपने डिपार्टमेंट से लिया हो और उसका आप ब्याज दे रहे हैं, अगर आप ब्याज नहीं दे रहे हैं जयपाल जी फिर तो नहीं मिलेगा, पर अगर आप ब्याज दे रहे हैं तो आप उसको बाकायदा अपने आयकर में रिबेट की तौर पे क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख की इसकी सीमा है सेक्शन 24 के अंतर्गत। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में इसका अलग से कॉलम दिया होता है, आपने ब्याज आप देख लीजिए कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जी, R.S. Dhaya joins us from Delhi. We welcome you. हेलो Mr. Dhaya, सवाल पूछें अपना। सर, कोहली जी और आपकी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। नमस्कार धैया साहब। मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बैंक्स को व्हाट इज द लास्ट डेट बाय विच दे हैव टू गिव फॉर्म 16? दे आर नॉट येट रेडी। जी, सेकंड क्वेश्चन इज, ये मार्केट व्हेन इज लाइकली टू बॉटम आउट एंड द बैलेंस बिटवीन द बायर एंड सेलर विल टेक इट फर्दर इन द अपवर्ड डायरेक्शन? चलिए धैया साहब, आपके पहला सवाल आपने जितनी इनोसेंट से दूसरा सवाल पूछा, काश इसका उतना ही इनोसेंट आंसर होता। पहले मैं आपके पहले वाले का देता हूं। देखिए, बैंक की जो TDS की रिटर्न होती है, जो डिडक्टर्स को फाइल करनी होती है, तो अमूमन 15 मई तक 15 मई या उसके बाद कभी भी उनको दे देना चाहिए। तो अगर आपका बैंक डिले कर रहा है तो आप थोड़ा सा उन पर प्रेशर बनाइए, उनको बोलिए कि साहब हमारी रिटर्न जुलाई 31 उसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले वैसे वो दे देंगे, पर फिर भी जितना समय से दें आपकी उतनी, मैं समझ रहा हूं आप उतनी समय से फाइल करना चाहते हैं। दूसरा, आपने मार्केट की बॉटम का और मार्केट की टॉप का पता लगाना धैया साहब, तो बहुत ही कठिन काम है। अगर ऐसा हो जाए तो आपसे जो अभी बात कर रहा है वही राजा बन जाए और जिसको भी ये पता लगता जाए, तो देखिए मार्केट अभी बहुत मैं समझ रहा हूं एक संकट के दौर से गुजर रहा है, थोड़ा बेयरिश फेस में। हालांकि ट्रेडर्स तो बुल्स भी होते हैं, बेयर्स भी होते हैं। जब बेयर्स होते हैं तो बेयर्स कमाते हैं, जब बुलिश मार्केट होती है बुल्स कमाते हैं। पर आपको मैं, अगर ये सभी श्रोताओं के लिए मुझे इजाजत हो, राजेश की और सोनू की, तो मैं सभी श्रोताओं के लिए, क्योंकि आगे भी जो आने वाले सवाल होंगे मुझे लग रहा है उसमें कवर हो जाएंगे, तो मैं देखिए मार्केट को तंग क्या कर रहा है। मार्केट को तंग कर रहा है जो हाई इंटरेस्ट रेट। उससे भी पहले जाऊं तो मार्केट में जो FIIs की लगातार बिकवाली चल रही है वो कारण है, उसके पीछे कारण है इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट्स के पीछे कारण है इन्फ्लेशन का बढ़ना, इन्फ्लेशन के पीछे कारण है क्रूड ऑयल और बाकी सप्लाई चेन की जो डिसरप्शन हुई है उसका होना, और उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे ये जो रशिया यूक्रेन की हमें युद्ध चल रहा है। तो इसलिए मैं जब जड़ में पहुंच गया एक एक करके, तो मुझे लग रहा है जब तक ये रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकता और सप्लाई चेन नॉर्मल नहीं आती है, तब तक हमें मार्केट ऐसे ही उथल पुथल होती उसमें दिखाई देगी। मैं उम्मीद करता हूं, बाकी बॉटम ढूंढने की मार्केट की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप थोड़ा अमाउंट लगा के इस अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे थोड़ा स्टॉक्स इकट्ठा भी कर सकते हैं SIP के माध्यम से। जी, रत्नाकर जी हैं मुंबई से हमारे साथ, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग। अभी कोहली जी ने मेरे मन में जो प्रश्न थे उससे बहुत से जवाब दे दिए, लेकिन और मेरा थोड़ा क्वेश्चन है कि अभी जैसा मार्केट डाउन होता है तो हम जो एवरेज से नीचे जा रहे हैं वो शेयर्स लेना उचित रहेगा क्या? और दूसरा है कि ITR जो बढ़ने का है वो जुलाई की तारीख है, वो बढ़ सकती है। रत्नाकर जी, देखिए हमने आपकी मन की बात कैसे जान ली, आपने ये तो पूछा ही नहीं। आप हमारे साथ हर हफ्ते जुड़ते हैं, तो जिससे हर हफ्ते जुड़ते रहे तो उसके मन की बात, एक घर वालों के जैसे आप मन की बात जान लेते हैं ना एक दूसरे की मन में क्या है शक्ल देख के, तो रेडियो में भले ही शक्ल ना दिखती हो पर उतना अंदाजा हमने लगा लिया। देखिए मार्केट में आप जो बार्गेन स्टॉक्स है रत्नाकर जी वो ले सकते हैं, पर इसमें आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक अगर नीचे चला गया है तो और नीचे नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए जहां पर आपको पीई मल्टीपल्स अच्छे लिख रहे हैं, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकाला राजेश और सोनू मार्केट से कि हमारी पिछली 5 साल की पीई 27.5 के आसपास एवरेज है, और भारतीय मार्केट्स अभी भी थोड़े बाकी की इमर्जिंग मार्केट से प्रीमियम पे है, और ये प्रीमियम करीब करीब मुझे 60% एक्स्ट्रा दिखा। इसलिए भारत से आपको ये एफआईआई थोड़ा ज्यादा पैसा निकालते देख रहे हैं, उनको कमाई अच्छी हो रही है, प्रॉफिट बुक करके और इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बाहर जा रहे हैं। तो आप बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स रत्नाकर जी लीजिएगा, सिर्फ ये देख के मत लीजिए कि अब पहले ये 400 का था, अब ये 150 का रह गया है, ऐसे मत लीजिएगा। उसकी पीई, उसकी बुक वैल्यू, उसके फंडामेंटल्स, उसके प्रोस्पेक्ट्स देख के आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और आईटीआर की डेट का भी, हाँ, आईटीआर की डेट रत्नाकर जी अभी तक कोई बढ़ने की उम्मीद नहीं है। पहले तो 2 साल से बढ़ रही थी कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से डिस्ट्रप्शंस हो रही थी। अभी तो ऐसा सब ठीक ठाक मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा बढ़ने का। हाँ, अभी कुछ दिन बचे हैं, बीच में अगर कुछ हो जाता है तो बढ़ भी सकती है, पर फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आती है। जितेंद्र joins us from बुलंदशहर. We welcome you, जितेंद्र. नमस्कार साहब। जी सर, सवाल पूछे। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछा था सर, ये जो वृद्धा पेंशन आती है सर, वो 6 महीने से मिल नहीं रही सर। एक बार आप रिपीट करेंगे प्लीज अपना क्वेश्चन? सर मैं जो वृद्धा पेंशन जो आती है सर, वो 6 महीने से मिल नहीं रही सर। अच्छा, पेंशन मुझे टेंशन सुनाई दे रहा था। टेंशन नहीं मिल रही तो अच्छी बात है। एनीवे, पेंशन नहीं मिल रही है तो जितेंद्र जी मैं आपको सलाह दूंगा, जिस भी विभाग से आपको पेंशन आती है आप उस विभाग से संपर्क करें। उससे भी अच्छा आप उस बैंक से संपर्क करें जिस बैंक के माध्यम से आपके अकाउंट में पेंशन क्रेडिट की जाती है, क्योंकि विभाग और बैंक के बीच में निरंतर संपर्क बना रहता है। तो आप अपने बैंक के पास जाएं, और अगर बैंक आपको ये कहता है कि साहब अपने, कई दफे क्या होता है आपको लाइफ सर्टिफिकेट या कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, उसकी वजह से रुक जाती है। तो आपको मैं सलाह दूंगा बैंक जाएं, बैंक के बाद आप विभाग पे जाएं, और जब मिल जाए तो हमारे लिए एक लड्डू भेजिएगा जी। और अब हम एक छोटा सा विराम लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम जारी रखेंगे। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. Moving on to our second headline story. Falling for the second straight week, domestic equity markets slumped more than 5% during the week, posting the biggest weekly loss in 2 years. The Sensex at the Bombay Stock Exchange shed 2,943 points or 5.4% during the week to close at 51,360. While the Nifty fell 908 points or 5.6% to end at 15,294. In the broader market, the BSE Small Cap Index shed 6.6% while the Mid Cap Index slipped 5.3%. At the foreign exchange market, the rupee depreciated 23 paise during the week to close at 78.07 against the dollar yesterday. इस बीच भोपाल से हमारे एक श्रोता शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, ये कह रहे हैं दुनिया में रिसेशन आएगा, तो हमारे इंडिया में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हमारे यहाँ शादियां ब्याह दो वक्त तो वैसे ही चल रहा है, सब कुछ, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंजम्पशन इकोनॉमी है। हमें क्या बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? और दूसरा, आपने क्या वैल्यूएशन कम अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं, तो क्या अगले 2-3 महीने में पैसा लगाना धीरे धीरे करके आप सलाह देंगे धीरे धीरे करके पैसा लगाना, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन सुधरते जाएंगे धीरे धीरे, मतलब कम होगा मार्केट बढ़ेगी। जी हाँ शंकर जी, रिसेशन का खतरा अंदेशा जताया गया है, वर्ल्ड बैंक ने भी इसका जिक्र किया। और अगर हम जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका को देखें तो वहां पर फर्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव था, अब जून के बाद पता लगा 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव आ जाए तो टेक्निकली हम उसको रिसेशन बोलते हैं लगातार। आपने बीच में शादियों का जिक्र किया, मुझे तो नहीं लगता शादियों पे कोई प्रभाव करने पड़ा है। जिसने शादी करनी है वो तो करेगा, रिसेशन हो या ना हो, ये तो दूल्हा दुल्हन के बीच की बात है। आपने पूछा कि रिसेशन से हमें सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये युद्ध चलता रहा और इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ती रही और ब्याज दर इसी तरह बढ़ानी पड़ गई आगे, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं इसका कारण क्या है कि ब्याज दर बढ़ रही है, क्योंकि ब्याज दर जब बढ़ती है तो हमारी सीधी ग्रोथ पे असर पड़ता है। कोई मेरे से पूछ रहा था
कि साहब ये ब्याज दर बढ़ने से ग्रोथ पे क्यों असर पड़ता है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाता है, कंपनीज का प्रॉफिट कम हो जाता है उसकी। और आपने दूसरा पूछा वैल्यूएशंस का, तो वैल्यूएशन बिल्कुल अट्रैक्टिव शंकर जी दिख रही है, तो उसमें आप छांट के लीजिए। मैंने अभी आपसे पहले किसी श्रोता को बताया था कि मान लीजिए 400 का शेयर आज 150 का मिल रहा है, तो जरूरी नहीं कि अभी भी हो सकता है वो कभी भी उस लेवल पे ना आए या सालों तक उस लेवल पे ना आए। तो आपको जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनीज हैं, मुझे लग रहा है एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि इस समय लार्ज कैप्स पे अगर आप बेट लगाएं, क्योंकि लार्ज कैप जो पहले ओवर वैल्यूड थे वो बहुत रीजनेबल वैल्यू पे आ गए, क्योंकि लार्ज कैप में ट्रेडिंग ज्यादा होती है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो अच्छे लार्ज कैप्स छांट के कुछ मिड कैप्स और थोड़े से स्मॉल कैप्स, जी हां आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा शंकर जी, थोड़ा थोड़ा करके SIP के जरिए लगाएं, जिससे आपको अलग अलग लेवल्स पे आपका पोर्टफोलियो बनता जाए। From Khajuraho, we're joined in by Jitendra. We welcome you. Jitendra, please. शायद जितेंद्र जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो दूसरे सप्ताह लगातार हमने गिरावट देखी है शेयर बाजारों में, और जिस तरह के अभी हालात हैं, आपको लगता है आगे भी अब थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा? देखिए, अभी जो हाल का मार्केट गिरा है सोनू, उसका अगर आप कारण देखें तो उसका कारण है रिसेशन। और रिसेशन जैसा कि रिसेशन का डर हाँ बिल्कुल, रिसेशन का डर। चलिए, एक ने तो मुझे ये भी कहा कि अभी तक इंटरेस्ट रेट्स का डर बना हुआ था, तो ये किसी ने हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए, जब तक हाथ उठाए रखा तब तक डर बना रहा, जब थप्पड़ लग गया तो फिर तो ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट रेट्स का ऐसा था, पर ये रिसेशन ऐसा है कि हाथ उठा ही रहेगा जब तक, और पता नहीं कब जाके लगे। मुझे लग रहा है ये डर बना हुआ है, और जब तक ये डर टल नहीं जाता, और डर की जड़ में ये रशिया यूक्रेन का युद्ध मैं बार बार कहता हूं, इसका थमना जरूरी है किसी भी तरह। मुझे लग रहा है हमें कोई हवन यज्ञ करना चाहिए बैठ के, किसी तरह थम जाए तो मार्केट भी संभल जाए। SPS Jain from Noida joins us. We welcome you, Mr. Jain. नमस्कार कोहली जी। नमस्कार जी। और रिसेशन चल रहा है, तो रिसेशन के बारे में ही मैं थोड़ा और आपसे बात करूंगा जी। अभी किसी फोरम में बात हो रही थी कि अमेरिका में रिसेशन आ चुका है, जैसे आपने भी कंफर्म किया है, तो वहाँ बात ये हुई कि रिसेशन से एक्टिविटीज कम हो जाएंगी, कच्चे तेल का दाम गिरेगा और इससे इंडिया को फायदा होगा। तो इससे आप कहाँ तक सहमत है कि इंडिया इसका एडवांटेज ले सकता है? जैन साहब, पहले मैं थोड़े से तथ्य ठीक करना चाहूंगा। अभी हम रिसेशन में, अभी दुनिया नहीं गई है, पहली बात। अमेरिका भी अभी रिसेशन में नहीं है। मैंने आपको कहा कि पहले क्वार्टर में उनका -1.4 आया। अभी जब ये अप्रैल जून क्वार्टर खत्म होगा, उसके बाद अगर माइनस आता है तब हम इसको रिसेशन मानेंगे। तो अभी रिसेशन आया नहीं है, तो हम अभी उसको थोड़ा दूर रखें तो अच्छा है। दूसरा, आपने पूछा भारत को इससे फायदा होगा। मुझे अभी भी विश्वास है पूरा, और मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से रहेगा। चाहे रिसेशन आ भी जाए, उसमें भी भारत की परिस्थिति और देशों से बहुत अच्छे रहने वाली है। ये बहुत गहन आर्थिक अध्ययन और बहुत गहन इकोनॉमिक एनालिसिस करके हमने निकाला है। इसमें कोई अपनी आपकी प्रशंसा नहीं है, हमारी और आपकी भारतीय सारे सिटीजन्स को खुश करने की बात नहीं है, पर यह सच बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो डेप्थ है वो औरों से इस समय हमको ज्यादा दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल भारत को तो वैसे भी फायदा होगा जैन साहब, क्रूड ऑयल सस्ता हो महंगा हो, रिसेशन आए ना आए, आप निश्चिंत रहिए, भारत की परिस्थिति, आपको फक्र होगा कि आप भारतीय हैं जैन साहब जी। और अब हमारे अगले कॉलर है जितेंद्र खजुराहो से। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जी मैम नमस्ते, और शरद सर को भी प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम सर। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी फेड में अगर इंडियन इन्वेस्टर डिपॉजिट करना चाहे FD में, तो कोई रूट है क्या? और दूसरा है जो ये रशिया और यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, कब तक खींचेगा सर? थैंक यू। देखिए, अमेरिकन फेड तो देखिए जितेंद्र जी, फेड जो होता है वो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को बोलते हैं, उसको फेडरल रिजर्व बोलते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक है। तो आप रिजर्व बैंक में तो आप भारत में भी सीधा कहीं डिपॉजिट, रिटेल इन्वेस्टर डिपॉजिट नहीं कर सकता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप भले ही हम ले सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो अमेरिकन फेड में नहीं, पर अमेरिकन कुछ सिक्योरिटीज हैं, आप कुछ म्यूचुअल फंड्स यहां पर अवेलेबल है जिनके माध्यम से आप अमेरिका की मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि $2.5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष LRS स्कीम होती है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके अंदर कोई भी भारतीय $2.5 लाख तक वहां पर निवेश कर सकता है हर साल में। और उसको बहुत सारे माध्यम है इसके करने के, आजकल तो सीधा मार्केट्स में भी हो जाता है, पर अमेरिकन फेड में इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता है। दूसरा, आपने पूछा रशिया यूक्रेन वॉर कब रुकेगा, तो ये तो मुझे लग रहा है जितेंद्र, ये किसी ज्योतिषी से पूछने वाला सवाल है। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, हम प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्दी रुक जाए ये युद्ध किसी तरह जी। और अब पंकज है मुंबई से हमारे अगले श्रोता, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाय, मुझे पूछना था कि अगर हमारे पास अभी 100 रुपए है और मेरा नजरिया अगले 1.5 या 2 साल का है जी, तो इस टर्बुलेंट टाइम में हम लोग कैसे वो 100 रुपए लगा सकते हैं?
और अभी शेयर मार्केट में लगाना अच्छा होगा कि उसमें से हम लोग कुछ हिस्सा FD या जो सेफ चीजें हैं जिसमें हमारा एटलीस्ट कैपिटल नहीं नुकसान हो वहां पे लगाएं? थैंक यू। चलिए पंकज, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर 100 रुपए आपके पास हैं तो इसको मैं आपको बता देता हूं आप कैसे लगाइए। आप इसको 20 रुपए तो बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो होती है जिसका FD का आपने जिक्र किया, आप वहां लगाइए। 20 रुपए में आपको सलाह दूंगा, आप इस समय गोल्ड भी बहुत अट्रैक्टिव है, उसमें लगा सकते हैं। 20 रुपए आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड जिसकी NAV अब करेक्ट होके आ गई है, उसके लिए कल आप फोन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कौन सा आप सेलेक्ट करें उसमें लगा सकते हैं। 20 रुपया आप किसी और स्टॉक्स में जिनकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुकी है, और बाकी का 20 आप SIP के जरिए या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू या स्टॉक्स के थ्रू लगा सकते हैं। तो मैंने आपको 100 रुपए के 5 ऑल्टरनेट्स दे दिए, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे। पर यह ध्यान रखिए कि बाद के जो 3-4 है उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह की आवश्यकता पड़ेगी। जी। Moving on, the US markets closed with a modest bounce yesterday but still suffered the biggest weekly percentage decline in 2 years as investors wrestled with the growing likelihood of a recession while global central bank tried to stamp out inflation. The Dow Jones Industrial Average fell 38 points or 0.1% to 29,888. The S&P 500 gained 8 points or 0.2% at 3,675. And the Nasdaq Composite added 152 points or 1.4% at 10,798. For the week, the Dow lost 4.8%, its biggest weekly percentage drop since October 2020. The S&P 500 lost 5.8% and the Nasdaq slid 4.8%. The Fed raised its key rate by 75 basis points, the biggest hike in nearly 3 decades, while the Bank of England and the Swiss National Bank also raised borrowing rates. Economic data showed production at US factories fell unexpectedly in the latest indication of economic activity was on the wane. Sharad, how do you explain the high inflation which has rattled the investors? You've been saying this for quite some time throughout in the program. And how is the monetary policy in the US, the tightening of it, slowing the economy and possibly causing a recession, and potentially it is going to dent the corporate earnings? What is your take on this? You know, the last part of what you said, Rajesh, is one of the reasons that when the interest rates rise, the corporate earnings come under pressure because, your profitability goes down, the finance cost, and there is hardly any big company in the world, or shall I say hardly any listed company around the world, which is completely debt-free, like which is not borrowed from some of the other financial institutions. I'm talking of the larger corporations. So it puts pressure on your profit. It reduces the liquidity from the market, so which means it leaves lesser money in the hands of people. Plus, when you go and buy stuff from the market, consumer goods, housing, or cars, you find that, and I think these days the best way a consumer consumes is by borrowing. So when you borrow from the market, you get it more expensive. So that discourages you from buying things. So it slows down the demand, slows down the growth, slows down the corporate earnings. So I think at the root of the problem, but the slows down the purchasing power. The catch-22 situation is that between growth and inflation, when we choose, we have to first choose hitting inflation. That is the unfortunate part, but that is the truth. That is the bitter truth that we have to face. Only when inflation comes under control, then you can look after growth. Otherwise, the growth has to suffer. और अगर हम इंटरनेशनल डील्स की बात करें तो वहां तो काफी हम एक्टिविटी देख रहे हैं. WTO में अभी 9 सालों के बाद कुछ डील्स हुई बड़ी इंपॉर्टेंट, एंड अब बात हो रही है भारत और EU की जो टॉक्स है, FTA टॉक्स, वो फिर से स्टार्ट हो रही हैं, जो 2013 में रुक गई थी. कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट? देखिए सोनू, जब मार्केट्स में बहुत ज्यादा उत्साह ना हो और दुनिया की बिजनेस में बहुत ज्यादा उत्साह ना हो तो ऐसी बातें करनी अच्छी भी लगती हैं. और अगर बिजनेस तो चलता भी रहता है, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट देख भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बिल्कुल देखिए काम तो चल रहा है, ऐसा नहीं है. थोड़ी फाइनेंशियल मार्केट्स डाउन है, वर्ल्ड में थोड़ा सा रिसेशन का खतरा बना हुआ है, पर कोशिश तो सब लोग ऑप्टिमिज्म की करते हैं. कोशिश करते हैं कि हम व्यापार को बढ़ाएं, नए व्यापार के समझौते करें. यही हमें WTO और FTA के जरिए देखने को मिल रहा है. Briefly, your outlook for the coming week. Well, the magic word continues to remain volatile, although I still feel that I hope the American traders and investors come out of this jinx and they start looking in the other direction.
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, आप आए और आपने हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए और हमें बहुमूल्य जानकारी दी. Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, India-EU to relaunch free trade agreement talks after 9 years. Domestic stock markets register biggest weekly loss in 2 years. And the US stocks also post the biggest weekly decline in 2 years on interest rate worries. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.